तो सऊदी अरब से इस वक्त की बड़ी खबर, ईद का चांद दिखते ही सऊदी में लगा कर्फ्यू। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 27 मई तक ये कर्फ्यू सऊदी प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। ईद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि सिर्फ होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को इसमें छूट मिली है। उल्लंघन करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो बड़ी खबर सऊदी अरब से इस वक्त की, ईद को लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। ईद का चांद दिखते ही सऊदी में लगा कर्फ्यू। तो 27 मई तक इस कर्फ्यू को लगाने का ऐलान किया गया है। ईद के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि कोरोना का संक्रमण और ना फैले। सिर्फ होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को छूट इसमें दी गई है। उल्लंघन करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो भी व्यक्ति अगर कर्फ्यू का उल्लंघन करता है या इन तमाम जो नियम है उनका उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के साथ साथ सऊदी अरब में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब के प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि अब 27 तारीख तक यानी कि 27 मई तक सऊदी अरब में कर्फ्यू रहेगा। तो डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा उत्तर प्रदेश हेड हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, जिस तरीके से सऊदी अरब ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है कि क्योंकि ईद भी आ रही है और ईद को लेकर ये फैसला लिया गया है कि अब आज से लेकर 27 तारीख तक कर्फ्यू रहेगा, क्या कहेंगे आप उनके इस फैसले को लेकर? ये बिल्कुल सही डिसीजन है ये, क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोग उससे निशाने पे हैं, तो ऐसे समय पे ये 5 दिन का कर्फ्यू बिल्कुल सही तरीका है कि ये तरीका सही है कि लोग सड़कों पे ना निकले। हालांकि होम डिलीवरी की बात करी गई है और ईद उल फितर के लिए 23 मई से 27 मई तक वहाँ पर पूरे देश में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये इसे विदेशियों में इसका उल्लंघन करने पर सऊदी अरब न जाने के लिए सजा भी मिलेगी। और सऊदी अरब के लोगों को बताया गया कि अगर कोई बाहर निकलता है सड़क पे तो उसको 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। और अगर किसी तरीके का अगर सामान लेना है तो वो होम डिलीवरी के द्वारा हो सकता है, कोई भी बिल्कुल सड़क पे नहीं जा सकता है। रश्मि जी, क्योंकि ये इसलिए भी सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से ईद आने वाली है, कल ईद का त्योहार है और ईद के त्योहार पर हम देखते हैं तमाम जो लोग होते हैं वो शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं क्योंकि मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार ईद ही होता है। और तो इसे लेकर क्या कुछ लोगों की अब तक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है? क्या जो लोग हैं सऊदी अरब के इस फैसले से संतुष्ट हैं? देखिए, इससे पहले भी इसी तरीके का कड़ाई से पालन किया गया था सऊदी अरब से और ये निर्णय ईद के मद्देनजर लिया गया ताकि भीड़ भाड़ ना हो, उनको उसमें रोका जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। इसलिए 27 तारीख तक इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन कोई रेस्टोरेंट पर जाएगा नहीं, सिर्फ होम डिलीवरी होगी। और सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने के प्रवक्ता ने साफ तौर पर बताया है कि अधिकारियों को शाम को 5 बजे से कर्फ्यू लगाने के निर्देश दे दिए गए थे और सब जगह इसका बहुत कड़ाई से पालन किया जाएगा। और इस समय ये भी उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है। 5 से अधिक लोगों की सभाओं पे यहाँ पर पहले से रोक है। उन्होंने कहा सुरक्षा बलों को आदेश दे दिया गया है कि आवासीय इलाकों पर, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर, गाँव में भी कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि वहाँ से कड़ाई से पालन हो। और किसी विदेशी द्वारा अगर कर्फ्यू का उल्लंघन किया जाएगा तो कभी भी उनको सऊदी अरब नहीं आने को मिलेगा। ये उनके लिए सजा है और उनको 10,000 रियाल का जुर्माना भी देना पड़ेगा। जी, अगर भारत से इसकी तुलना करें डॉक्टर चंद्रसेन, क्योंकि जिस तरीके से भारत से तस्वीरें सामने आ रही है, लॉकडाउन 4 फेज यहाँ पर जारी है और जिस तरीके से चौथा यहाँ पर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस तरीके से तमाम भीड़ हमने सड़कों पर देखने को मिल रही है। लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे। कोरोना का डर तो लोगों के अंदर से बिल्कुल चला गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में छूट मिली और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये नियम आया कि कल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे, तो उसके बाद काफी ज्यादा लोग भाषा में सड़क पे निकल रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग निकल रहे हैं जिनको सिर्फ माहौल देखना है कि शहर का माहौल क्या है और वो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो बाइक पे भी 2 लोग बैठ रहे हैं, पूरी गाड़ियों में भी लोग भर के निकल रहे हैं। और पिछले 60 दिनों के लॉकडाउन में जो हमें सिखाया गया है, जो हमें ट्रेनिंग मिली कि कोरोना से कैसे लड़ना है, उसका बिल्कुल भी फॉलो यहाँ नहीं हो रहा है। जबकि अभी कई डॉक्टर से बात हुई है हमारी और एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा था कि जून और जुलाई
बहुत ही संवेदनशील महीने हैं, इनमें संक्रमण बढ़ता है। आमतौर पर भी भारत में मानसून का समय रहता है, जब बरसात होती है इस समय इन्फेक्शन अपने आप पहले से भी होता है, सर्दी जुकाम बुखार एक आम बात होती है। ऐसे समय पर तो ये तो आग की तरह काम करेगा और बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ेगा। ऐसे समय पे इतनी ज्यादा छूट देना अपने आप में खतरे को दावत देना है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने देखा है क्योंकि तमाम, अगर सरकार किसी भी तरह की, सऊदी के अगर उदाहरण की बात करूं तो 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा नियमों का उल्लंघन करने पर। लेकिन अगर भारत की मैं बात करूं तो अगर ऐसी चीज सरकार करती है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उन्हें उनके धर्म के खिलाफ यहाँ पर लोग करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने लड़ाई देखी थी, मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर लड़ाई चल रही है कि जो सरकार है वो पाबंदियां लगा रही है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। और अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कोरोना का जो संकट है वो गया नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आज ये संकट जाता है तो आने वाले समय में ऐसी बहुत से त्योहार हैं, ईद और भी ईद आएंगी, वो हम अच्छे से अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे 10,000 रियाल की अगर बात करें तो वो भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग 2 लाख रुपए होता है। इस तरह का जुर्माना हम यहाँ इंडिया में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ये पता है कि जब से इस कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई और पहला जो सबसे बड़ा झटका दिया था वो जमातियों ने दिया था। देश में पूरा जो संक्रमण फैला है उसके पीछे इन जमातियों का हाथ था, जिन्होंने जो छुप कर रहे थे मरकज में, उसके बाद ये पूरे देश में फैल गए थे। और पूरी दुनिया और पूरे देश ने इस बात को देखा कि किस तरीके से उन्होंने पूरे देश को संक्रमण की गिरफ्त में लिया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि सारे त्योहार मनाए जाएंगे, लेकिन त्योहारों का स्वरूप बदला हुआ होगा। अब हम सड़क पर नहीं निकलेंगे, अब हम घर के अंदर रहेंगे। और ये अपील भी की थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि इस बार जब ईद की नमाज पढ़े तो जरूर ये दुआ करें कि हमारे देश से कोरोना का संक्रमण चला जाए और घर के अंदर रहकर आप नमाज पढ़िए, घर के अंदर त्योहार करिए। क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है, जो उसका वायरस है, वो किसी धर्म और समुदाय को देख के नहीं आता है, वो हर उस आदमी के पास जाता है जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करेंगे, जो सड़कों पे निकलेंगे। क्योंकि एक ऐसा वायरस है जो अपने आप घर नहीं आता, हम बाहर जाते हैं और उस वायरस को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद कमरान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सलाउद्दीन सिब्बू हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये अखिल भारतीय दलित मुस्लिम मोर्चा के। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद कामरान, आपके पास पहले आना चाहूंगी। सऊदी अरब का ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है, ईद के मौके पर उन्होंने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। किस तरीके से देखते हैं आप उनके इस फैसले को? नहीं, सऊदी अरबिया ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो ये दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का एक दौर चल रहा है, इसमें ये जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना। तो सऊदी अरबिया ने अपने यहाँ के निजाम को देखते हुए ये आदेश दिया है कर्फ्यू लगाने का। लेकिन अगर हिंदुस्तानी मुसलमान को देखें, अगर उस नजरिए को अपने हम हिंदुस्तान में देखें, तो यहाँ के मुसलमानों ने एक नजीर पेश की है कि बिना कर्फ्यू के ही उन्होंने इस कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए ये अपने अंदर अपने घरों में ये अपने आप में कैद कर लिया है। ना तो वो ईद के इस मौके पर किसी शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, ना तो वो किसी इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो मुसलमानों के लिए ये ईद का ये त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। 30 दिन के रोजों के बाद जब ये त्योहार आता है तो इसमें ये माना गया है कि लोग नए कपड़े खरीदेंगे, नए नए पकवान बनेंगे, एक दूसरे से लोग मिलेंगे। ईद का ही वो मौका है जब लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। गले मिलना तो दूर, लोगों ने अब दूरियां बना ली। सोशल डिस्टेंसिंग के दौर को देखते हुए लोगों ने ये तय कर लिया है और हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एक ये मिसाल कायम की है पूरी दुनिया में कि अलविदा के मौके पर भी पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने घर पर रहकर नमाज अदा की है। सऊदी हुकूमत को आज कर्फ्यू के ऐलान की घोषणा करनी पड़ी है, वहीं हिंदुस्तानी हुकूमत को इस तरीके का कोई ऐलान करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि 30 दिन उन्होंने देखा इस रमजान के मौके पर जब अफ्तार जैसी पार्टियों का बड़ा आयोजन किया जाता था, एक भी अफ्तार की दावत का आयोजन नहीं किया गया। एक भी अफ्तार की दावत का आयोजन नहीं किया गया। जो अलविदा का मौका आता था, जब मुसलमान लाखों की संख्या में निकलकर मस्जिदों में नमाज अदा करने जाता था, उन्होंने आपस में ही तय कर लिया कि इस नमाज को घर में अदा करेंगे, पूरे समाज के लिए घर में रहकर दुआ करेंगे।
इसलिए हिंदुस्तानी हुकूमत को इस तरह के ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जी, सलाउद्दीन सिब्बू जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलाउद्दीन जी, जिस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद कामरान ने बातचीत की है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनकी भी तारीफ यहाँ पर करनी चाहिए, जिस तरीके से रोजे के महीनों में उन्होंने घर में रहकर इबादत करी है, जो अपने रोजे हैं उन्हें पूरा किया है और कल ईद का माहौल है जिस तरीके से। और इन्हीं बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी, जो ये संकट पूरी दुनिया में उभरा है, वो अभी भी इसकी जो कठिनाई है, इसकी जो मुसीबत है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो चुका है, सड़कों पर वो तमाम भीड़ अभी भी नजर आ रही है। कुछ गिने चुने लोग वही हैं जो अभी भी शॉपिंग करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर तमाम हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं। आखिरकार क्यों लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि जो कोरोना का संकट है वो बढ़ सकता है इससे। सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। क्यों आखिरकार लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान के नागरिक, जी, सऊदी अरब का कानून और वहां के नागरिक, दोनों की सोच में, नैतिकता में बड़ा अंतर है। हिंदुस्तान एक विकासशील देश है और जैसा कि आपने कहा कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान का नागरिक है और हिंदुस्तान के कानूनों की बराबर इज्जत करता है, संविधान में पूरी आस्था रखता है। जी, ठीक है। और मुसलमान ने ये दिखा दिया कि जैसे जैसे उनसे कहा गया वैसे वैसे उन्होंने सरकार के नियमों का, आदेशों का पालन किया। कोई मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए पूरे रमजान नहीं निकला, तरावी की नमाज नहीं हुई, अलविदा की नमाज नहीं हुई, ईद की नमाज भी नहीं होगी मस्जिदों में, कोई अफ्तार पार्टी नहीं हुई जैसा कामरान भाई ने कहा। तो वो पूरी की तरह पूरी पालन कर रहा है सरकार के आदेशों का, नियमों का। लेकिन जहां तक सवाल आप सऊदी अरब से हिंदुस्तान को मिलाते हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि सऊदी अरब के लोगों में जितनी नैतिकता है और वहां के कानून का लोग जिस तरह से पालन करते हैं और जिस तरह से वहां की सरकारें अपने नागरिकों का ध्यान रखती हैं, उसमें और हिंदुस्तान में बहुत फर्क है। हमारे एक टीचर वहीं पर रहते हैं मक्के शरीफ में, मैंने उनसे पूछा सर कि आपके यहाँ लॉकडाउन है, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है? उन्होंने कहा माशाअल्लाह मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, मेरी हर चीज मेरे घर पे मुहैया है, मुझे लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन लगा है। हिंदुस्तान की दिक्कत यह है कि आज की तारीख में भी लोग पैदल अपने घरों पे जा रहे हैं, आज की तारीख में लोगों के पास बस नहीं मुहैया है, आज की तारीख में लोगों के पास राशन नहीं है, आज की तारीख में लोग भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद अभी तक सरकार का पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाया है और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग सड़कों पे जा रहे हैं और उनको लोग खाना खिला रहे हैं। वो सरकारी लोग नहीं है, वो कहीं पर मुसलमान, कहीं पर हिंदू, कहीं पर सिख, कहीं पर ईसाई अपना मिलकर अपने बेचारे गरीब लोग जो हैं गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को पानी पिला रहे हैं। तो यहाँ दिक्कत यह है कि यहाँ पूरी तरह से कानून का पालन लोग करने वाले इसलिए नहीं है कि सरकार भी पूरी तरह से उनका ध्यान नहीं रख पा रही है। सरकार उनको पूरी तरह से सुविधाएं मुहैया नहीं कर पा रही है। सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहकर इस चीज का पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की भी तो इसमें एक उपलब्धि है कि लोग अपने घरों में रहकर इन चीजों को मान रहे हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सरकार जो है, सरकार कोशिश कर रही है लेकिन सरकार नाकामयाब है। हम ये देख रहे हैं कि इस पर जितनी सियासत हो रही है उतना काम नहीं हो रहा है। कोई बस भेजता है तो कहता है साहब बस के नंबर गलत है, 3 दिन बसें खड़ी रहती हैं। सर वो तो अलग मुद्दा हो गया सर, वो आप किसी और ट्रैक पे जा रहे हैं। इस पर सियासत ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। डॉक्टर चंद्रसेन जी, सलाउद्दीन सिब्बू जी आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी। डॉक्टर चंद्रसेन आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर चंद्रसेन। सिब्बू साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर हो या प्रवासी कामगार हो, उन पे सियासत हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि सियासत कौन कर रहा है? और अगर आप ध्यान दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ये प्रवासी मजदूर किन राज्यों से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं जहां पर कांग्रेस का शासन है या समर्थित सरकार है। आप राजस्थान लीजिए, आप महाराष्ट्र लीजिए, आप दिल्ली से लोगों ने आना शुरू किया, सिर्फ वहीं से आ रहे थे। और जैसे ही बसें वापस गई हैं, एकदम से सड़कों से मजदूर क्यों गायब हो गए? तो सियासत कौन कर रहा है सिब्बू साहब? देखिए, ऐसा है, ये 100% कंसेंसस आप नहीं कह सकते कि इन्हीं राज्यों से जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहीं से लोग वापस आ रहे हैं। हमने तो फेसबुक पे देखा है, मीडिया पे देखा है कि कोई हैदराबाद से चला रहा है, कोई तेलंगाना से चला रहा है, कोई झारखंड से चला रहा है।
हर जगह से पलायन हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों से पलायन हुआ है। सर, राजनीति किसकी तरफ से हो रही है? सर, राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, टाइम सरकार जो भी है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काम कम और सियासत ज्यादा कर रही हैं जी। क्योंकि मोरालिटी नाम की हिंदुस्तान में चीज नहीं रह गई है। लोगों के अंदर कानून का डर नहीं रह गया है। देश जब से आजाद हुआ लोगों को बहुत पढ़ाया गया, धर्म के बारे में बहुत पढ़ाया गया, जात के बारे में, लेकिन मोरालिटी के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। यही वजह है कि लोग यहाँ कानून की इज्जत नहीं करते हैं और कानून उनकी इज्जत नहीं करता है। आज भी तो पुलिस वालों को यह नहीं मालूम है कि सूबे की गाइडलाइन क्या है। कोई निकलता है, कोई गरीब आदमी उसको लाठियों से मारते हैं, कोई बच्चा ठेला लगाता है तो उसका हाथ तोड़ देते हैं। तो ये राइट पुलिस को नहीं है। ये जो सर, ये आप नेगेटिव वाली चीजें तो आपने यहाँ पर बयान कर दी है, नेगेटिव पॉइंट्स वाली बातें तो आपने बता दी, लेकिन आपने दूसरी तरफ ये नहीं बताया कि लोग कहीं ना कहीं इतने दिन 40 दिन से ज्यादा का समय आज लोगों को अपने घरों में कैद रहने को हो गया है, लोग उसका पालन कर रहे हैं। इस बात का जिक्र आपने क्यों नहीं किया है? आप तस्वीरें बता रहे हैं कि पुलिस, आपने वो वाली तस्वीरें क्यों नहीं बताई है कि जहाँ पुलिस लोगों की मदद कर रही है, आगे आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि लोग पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 90% लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन जो टाउन ट्राडन है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। कल मैंने देखा कि उन्नाव के स्टेशन पर लोगों ने इतने भूखे प्यासे थे, केले और सेब और बिस्कुट के पैकेट जो रखे थे लूट के खा लिए। जो जानवर करते हैं वो इंसान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की सुविधाएं हैं, वो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, वो डाउन ट्राडन तक नहीं पहुंच रही हैं। हमारे आपके पास थोड़े बहुत पैसे सेव हैं, हम 40 दिन से काम चला ले गए, लेकिन जो रोज कमाने खाने वाला आदमी है वो 40 दिन तक के नहीं रह सकता है बिना पैसे के। शिबू साहब, मेरा सवाल और बनता है। जी 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 शिबू साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब पूरी दुनिया और पूरे देश ने ये कहा कि जो कोरोना संक्रमण है, जो वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि लॉकडाउन। जी, लॉकडाउन के जरिए ही हम बच सकते हैं। और ये भी कहा गया कि कोरोना का जो संक्रमण है वो हमारे घर खुद नहीं आता, हम उसको जब बाहर जाएंगे तो ले करके आएंगे। तो आप मुझे ये बता, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प था? कैसे आप इस चंद्रशेखर साहब एक थोड़ा सा कटाक्ष करेंगे आप पर, आपकी बात जी, बिल्कुल पर तो नहीं, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया उस दिन कितने केसेस थे हिंदुस्तान में, और आज जो लॉकडाउन में ढील जा रही है आज कितने केसेस नहीं बता दिए। आप पूरी दुनिया के आंकड़े लीजिए, पूरी दुनिया के आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान। लेकिन सलाउद्दीन जी, यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी। अगर जिस तरीके से आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती तो कहीं ना कहीं आप फिर आर्थिक मुद्दा ले आते कि आर्थिक जो हमारी जीडीपी है वो नीचे गिर रही है, और कहीं ना कहीं जीडीपी को उबारने के लिए सरकार को लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा। यहाँ पर लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोरोना का संकट है। जीडीपी की बात कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब बहुत जीडीपी के बारे में नहीं सोचा, आज तो आप जब लाखों केस बढ़ गए पूरे देश के अंदर, हजारों मौतें हो रही हैं, तब आप कह रहे हैं जीडीपी। आप शराब खोल देते हैं और जो आदमी की जरूरत की चीजें हैं वो नहीं खोलते हैं। सर, आर्थिक जो जरूरत है उनको पहले से खोला गया है। आर्थिक चीजों में मेडिकल स्टोर्स आते हैं, वो पहले से खुले हुए, राशन की दुकानें खुली है, और इससे बाकी क्या चीजें चाहिए? मेरा एक सवाल सुने आप। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, अगर आप 135 करोड़ भारतीयों के हर खाते में 1 करोड़ रुपया डाल देते तो 135 करोड़। चलिए सलाउद्दीन जी, आपने पूरे मुद्दे को यहाँ पर बदल दिया, आप किसी और ट्रैक में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। मोहम्मद कामरान जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद कामरान जी, जिस तरीके से सलाउद्दीन सिब्बू जी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि तमाम चीजों की उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, राजनीति का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है, लॉकडाउन का जिक्र किया है, कितनी सहमत है आप उनकी बातों से? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत है। देखिए, ये तो आप भी मानेंगे, या चंद्रसेन जी भी बैठे हैं वो भी मानेंगे कि अगर चंद्रसेन जैसे कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही इसका हल है, तो ये भारत सरकार में बैठे हुए, एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। जी कि अगर वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही इसका हल है, तो लॉकडाउन के चलते हुए शराबों की दुकान खोल के इतनी भारी संख्या में लोगों को एकत्रित कर दिया गया, तो इसका खिलवाड़ पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार ने ही किया। जमात को दोष देने का काम किसने किया, और जमात से जो एंड रिजल्ट आया, अगर कोई भी इसकी स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करेगा, एक डेटा एनालिसिस करेगा इस वक्त, तो ये निकल के आएगा कि जमात के जो लोग थे उनके पास बाकायदगी से पूरी परमिशन थी।
आज तक अगर हिंदुस्तान सरकार ने मौलाना साद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है तो क्या हम इसे सरकार की विफलता पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दें? क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी नाकारा हो गई है कि एक मौलाना टाइप के आदमी को पकड़ नहीं पा रही है? तो ये सब कहना एक अलग बात है। हम जिस मुद्दे पे बहस कर रहे थे वो एकदम अलग मुद्दा था। हम मुद्दे पे बात कर रहे थे कि सऊदी अरब में अगर हम इस पे बात करें तो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती है सरकार, शराब की दुकानों में लाइन लगवाती है सरकार, मॉल में शराब की दुकानें, और आपको मैं बता दूं शराब की दुकानों से कोई भी जीडीपी किसी भी सरकार का नहीं बढ़ता। राजस्व में जो शराब की दुकानें 3 से 5% कंट्रीब्यूट करती हैं उससे किसी भी तरीके का किसी भी हिंदुस्तान की सरकार का राजस्व में आमदनी नहीं होती। दूसरी बात, प्रवासी मजदूरों को सिर्फ गुजरात से लेके चलने वाली गाड़ियों का कोई जिक्र नहीं किया जाता है। अरे महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? ये वही शिवसेना है जो भाजपा के सहयोगी दलों में गिनी जाती थी। आज कांग्रेस के चंद लोगों के साथ अगर उसने वहां पे सरकार बनाई है तो इस शिवसेना को हम भाजपा से अलग थोड़ी ना देख सकते। हम ये थोड़ी ना कह सकते कि प्रवासी मजदूर सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि ये मजदूर बहुतायत आयात में महाराष्ट्र में चलने वाले उद्योगों में काम करते हैं, गुजरात में चलने वाले उद्योगों में काम करते थे। अरे उत्तर प्रदेश में हम 3 इन्वेस्टर्स मीट कराते हैं, डिफेंस एक्सपो कराते हैं, जहां कागजों पे तो हम घोषणा करते हैं कि 75 जिलों में हमारी औद्योगिक इकाई काम करने लगी, लेकिन धरातल पर हम शून्य हैं। हमारे यहाँ कोई भी इकाई काम कर रही होती तो हमारे यहाँ के मजदूर को दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने की जरूरत ही कहाँ पड़ती। बात हमारी शुरू हुई थी, हम वापस चलिए बताइए सवाल ले लेते हैं। जी बताइए। जी डॉक्टर चंद्रसेन साहब, जैसे आपने कहा कि जो उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें या जहाँ की भी बात करें कि जहाँ से प्रवासी मजदूर निकलते हैं और हम उस सरकार की खामियां गिनाने लगे कि साहब आप नहीं कर पाए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा पूरे देश में शासन किसने किया? कांग्रेस ने किया, लगभग 60 साल से ऊपर किया। ये मेरी बात, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मैंने जैसे पहले बोला कि जहां जहां पर भी कांग्रेस है, प्रशासन है या समर्पित उनकी सरकार जिन्होंने समर्थन दिया वहां से लोग निकल के आ रहे हैं, तो ये तथ्य और आंकड़ों पे मेरी बात है। जो मैं अब आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि इतने दशकों तक शासन करने के बाद आपने ऐसी व्यवस्था रोजगार की क्यों नहीं करी कि इन मजदूरों को अपने प्रदेश से निकल के बाहर जाना पड़े? साहब हम क्यों नहीं आपने ऐसे रोजगार के साधन, क्यों नहीं आपने रोजगार के साधन आपकी ही बात को मान लेते हैं चंद्रसेन भाई, आपकी बात को मान लेते हैं। चलिए वो सरकारें नाकारा थी, मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, लेकिन जो यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, जिसको गृह मंत्री ने हमारे देश के आकर कहा, उन्होंने कहा जो कि रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि 75 जिलों में डिफेंस ये इन्वेस्टर समिट से हमारे 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में इकाइयां चालू हो गई हैं। क्या आप बताएंगे किस जिले में इकाइयां चालू हुई? इन्वेस्टर समिट करा दिए, लाखों करोड़ों रुपए के 50 लाख रोजगार देने की बात डिफेंस एक्सपो में की। कौन बता सकता है, इस प्रदेश का कौन मंत्री इस बात को कलम से लिख सकता है कि किस किस जिले में जो है इकाइयां चालू हो गई? कहीं नहीं चालू हुई। हम दूसरे सरकार पे तो बड़ी आसानी से उंगलियां उठा लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। अरे उनकी भी उपलब्धियां हैं। आप देखिए इसी उत्तर प्रदेश में रायबरेली में कारखाने चलाए गए, रेलवे का बड़ा कारखाना आया, लेकिन आज जो मौजूदा हालात जो गुजर गया, अगर हम उठी पे लाठी पीटते रहे तो फिर फायदा क्या? ये बताइए, मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, इतना सब कुछ किया, आपने जिक्र तक नहीं किया। कामरान, अब आप भी सलाउद्दीन सिब्बूजी वाली बात कर रहे हैं, आप भी अपने ट्रैक से जा रहे हैं। ये तो आप भी अपने ट्रैक से जा रहे हैं सर। अब तो आप भी इन्वेस्टर समिट की आप कहाँ बात ही ले आए हैं? अच्छा चलिए हम वापस मुद्दे पे आ जाते हैं, जहां बात चल रही थी कि ईद और रमजान की बात चल रही थी और सऊदी अरब से उसकी बात चल रही कि सऊदी अरब ने कर्फ्यू की घोषणा करी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप देखिए, एक ट्रेंड देखिए हिंदुस्तान के मुसलमानों का
उन्होंने इस सरकार की, अपने मोदी जी की बात को उन्होंने दिल से लगा लिया। वो उस दिन से, जब से मोदी जी ने कहा कि ईद के दिन आप दुआ करिए, रमजान के दिन दुआ करिए, वो घर में रहकर दुआ करते रहे। वो कितना चाहते हैं मोदी जी को, इस बात का उन्होंने एहसास दिला दिया। इस सियासत को, इस सरकार को, इस पूरे जहां को ये बात का मैसेज दे दिया कि हम रमजान में तरावी के लिए भी नहीं निकलेंगे, हम रमजान में मोदी जी को चाहने से यहाँ पर बात नहीं होगी। कहीं ना कहीं वो लोग कोरोना के संकट को भी यहाँ पर समझ रहे हैं। दोनों ही बातें हुई, दोनों ही बातें हुई। हमारे देश के नायक ने, हमारे देश के प्रधान सेवक ने जब ये बात कही, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है एक सजग नागरिक होने के नाते, एक आवाम होने के नाते, कि हम उसका पालन करें। वहीं शराबों की दुकानों पे जो भीड़ उमड़ी, उन्होंने इसको फेल कर दिया। उन्होंने इस सब चीज को टोटली फेल कर दिया। चलिए सर आपका आखिरी पॉइंट यहाँ पर जानना चाहूंगी, समय की कमी है हमारे पास, क्या आप मैसेज यहाँ पर लोगों को देना चाहेंगे? जो लोग अभी भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, भारी भीड़ में बाहर जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी। बहुत गलत है, कोरोना को पहचानिए। अब वो वक्त आ रहा है जब आपको सोशल डिस्टेंसिंग का और कड़ाई से पालन करना चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं, शॉपिंग का कोई मायने नहीं रखता है। चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, इस वक्त उन गरीबों की जो मेहनत, जो मदद आप कर देंगे, अपने लिए कोई खरीदारी मत करिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा कड़ाई से पालन करिए, क्योंकि आप अगर रहेंगे तो आपका परिवार रहेगा। बिल्कुल, आप अगर रहेंगे तो आपका परिवार रहेगा। एक अच्छा संदेश यहाँ पर आपने दिया है। सलाउद्दीन सिब्बू जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सलाउद्दीन सिब्बू जी, आपसे भी एक लास्ट रिव्यू इस पर जानना चाहूंगी, कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? मैं सबसे पहले हिंदुस्तान की आवाम को और खास तौर से रमजान के महीने में मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने खुद ये तय किया है कि वो ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिदों में जाके नए कपड़े नहीं बनाएंगे, जो भी उनके पास फितरा ज़कात होगा वो गरीबों में बांटेंगे बिना किसी भेदभाव के। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार का जो भी आदेश है, जो भी कानून है, उसका अक्षरशः पालन करें, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि उनकी जिंदगी बच सके, और जिंदगी अनमोल है किसी के लिए भी। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो काहे का धर्म, काहे की जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और डॉक्टर चंद्रसेन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। तो सऊदी अरब का फैसला जो उन्होंने लिया है कर्फ्यू को लेकर, एक काबिले तारीफ है। जिस तरीके से दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने नया नियम निकाला है, या फिर कहें जो नई गाइडलाइन निकाली है, तो काफी काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं जो भारत की जनता है, जो अभी भी कोरोना के संकट को नहीं समझ पा रही है, अभी भी अपने घरों से बड़ी तादाद में शॉपिंग करने निकल रहे हैं, अभी भी वक्त है। उन्हें समझना चाहिए कि भले ही अभी कोरोना का संकट है, लेकिन बाद में ऐसी बहुत सी, अगर अभी जान बच जाएगी तो बाद में ऐसे बहुत से त्योहार हैं, ईद फिर आएगी, अपने परिवार के साथ अगर जान बची तो वो इस ईद को मना सकते हैं। तो जरूरत है कहीं ना कहीं सऊदी अरब से एक सीख लेने का और समझने का कि कोरोना का संकट अभी फिलहाल है, अगर ये गया तो हम बाकी जिंदगी अपनी जी सकते हैं और अपने परिवार के साथ त्योहार को खुशी से मना सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।